नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही हरियाणा का सियासी पारा भी गर्मा गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजस्थान के रण में उतार दिया। बीजेपी ने मंत्री, सांसद और विधायकों की ड्यूटी लगाई तो कांग्रेस भी लिस्ट तैयार कर रहे। इस बार जेजेपी भी राजस्थान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़ी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रचार का आगाज भी कर दिया। जेजेपी लगभग 25 से 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि राजस्थान के रण में हरियाणा का इंपैक्ट कितना और किसका दिखाई देगा। तो ये पूरा का पूरा हरियाणा, जो कि हमारा पड़ोसी राज्य है, हमारी आपसी रिश्तेदारियां हैं, हमारी कल्चर भी एक ही है, लगभग खाने पीने की और की आदतें सब जो है, तो उस नाते से एक बड़ी भूमिका हरियाणा के कार्यकर्ताओं के राजस्थान के चुनाव में रहेगी। राजस्थान भी के लोग भी हमारे यहाँ भी आके चुनाव में उसी प्रकार से मदद करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ऐसे ही अब हरियाणा के कार्यकर्ता 25 नवंबर का चुनाव है, तो ज़ोरदार मेहनत जो है नवंबर तक की ड्यूटी सब ने ले ली है और लगातार वहाँ जो है वो पूरी दब के मेहनत करेंगे। और राजस्थान की चुनाव अपने आप में मैं कहूँगा कि कांग्रेस की विदाई हो रही है, बीजेपी आ रही है। पूरा का पूरा मूड राजस्थान का जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके ऑब्जर्व किया और मैंने स्वयं ने भी, कि लोग परेशान हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार से, क्योंकि जो वादे करके झूठ बोल के पिछली बार आए थे और जिस तरह से लोगों को पर कांग्रेस पार्टी ने नाना तरह प्रकार से कानून व्यवस्था की दृष्टि हो, चाहे किसी का सर कलम करने जैसी स्थितियां वहां उत्पन्न हुई हों, मतलब इतनी भयावह स्थितियां जिस राज्य में कानून व्यवस्था की तो पूरी तरह से धज्जियां ही उड़ी। और लोगों के धंधों पर भी मैं गया तो लोगों ने कहा धंधों पर प्रहार किया है सरकार ने। तो ऐसी सरकार जो है वो अब विदाई की उसकी घड़ी आ गई है और लोग पूरे मूड में हैं, राजस्थान के लोग पूरी तरह से, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। राजस्थान और हरियाणा का सटा हुआ एरिया ऑलमोस्ट 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट लगे रहते हैं। नूह से लेके सिरसा तक का पूरा एक कॉमन बॉर्डर है और ज़्यादातर कल्चर भी सेम है। कई लोगों की बिरादरी है, आपस में रिलेशंस हैं। तो निश्चित रूप से हरियाणा के हमारे वर्कर बड़ी मात्रा में राजस्थान चुनाव में पार्टिसिपेट करें। अभी सूची बनाएंगे और 2-4 दिन में जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होगी और प्रचार का काम शुरू होगा, उसके पहले ये निश्चित करके सभी लोगों को लगा दिया जाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, मैं समझ रहा हूँ कि कांग्रेस इज स्वीपिंग द इलेक्शन। सिंह चौटाला जी यहाँ से 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे, चौधरी देवीलाल जी सांसद रहे, देश के उप प्रधानमंत्री राजस्थान की धरा से जीत कर बने। मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान का लगाव बहुत लंबा है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की लगाई हुई ड्यूटी एक एक कार्यकर्ता मजबूती से निभाएगा और राजस्थान का जो संकल्प सीकर में उन्होंने दिया था कि चाबी का निशान होगा, मुख्यमंत्री किसान होगा, मजबूती के साथ कार्यकर्ता उसको काम। हमारा 25 से 30 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरने का टारगेट है और मजबूती से। आज तो यहाँ क्राइम है, गुंडा राज है, पेपर लीक है, माइनिंग माफिया है, हर प्रकार से राजस्थान को कांग्रेस के शासन ने बर्बाद किया। जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन राजस्थान की धरा से जल्द शुरू। शासन दिया तो अपराध में, ये तो एनसीआरबी का डाटा बताता है कि राजस्थान प्राथमिक है। किस तरीके से महिलाओं के यहाँ वस्त्र उतारे जाते हैं, रेप की घटनाएं होती है और उसके बाद भी सरकार चुप रहती है। ये अपने आप दिखाता है कि इन लोगों ने राजस्थान को केवल बर्बाद किया और रातों रात ऐसे लोग जो जातिवाद जहर फैलाते हैं उनको आरपीएससी का मेंबर बनाया है। जनता वो भी देखती है। बहरहाल तो सभी पार्टियों के नेताओं के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन रण में जब राजस्थान के वो उतरेंगे तो फिर उसका नतीजा क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सत्यव्रत जी आपका। विवेक चौधरी हैं जेजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है विवेक आपका। बालमुकुंद शर्मा जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है बालमुकुंद जी आपका। और गुरमीत सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है गुरमीत जी आपका। गुरमीत जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा क्योंकि पॉलिटिकल लोगों के पास जाएंगे तो फिर उनके अपने अपने तर्क होंगे और वो दावे तर्क के आधार पर साबित कर देंगे कि हाँ उनकी जीत हो रही। लेकिन हरियाणा में जो सरगर्मी बढ़ गई है राजस्थान के रण में उतरने के बाद, वहां रिश्तेदारी है, नातेदारी है, लेकिन वो रिश्तेदारी नातेदारी किसके हित में जा रही है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी चुनाव हो किसी भी प्रदेश में, उस पर एक नजर तो रहती है, खासतौर पे तब जबकि हरियाणा में भी अगले साल चुनाव होना है। और राजस्थान का तो आप जानते हैं कि एक बड़ा क्षेत्र
इधर नारनौल से आप देखेंगे तो अलवर वाली साइड पे, और उधर हनुमानगढ़ वाली साइड पे, भादरा साइड पे, ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो हरियाणा के साथ लगता है। तो जो कार्यकर्ता हैं, जैसे अभी आपके पैकेज में वो धनखड़ साहब कह रहे थे, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, कि भाई चुनाव में ड्यूटियां लगती हैं, उधर से भी लोग इधर आते हैं, इधर से भी लोग उधर जाते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनकी वहां पर सक्रियता रही है, जैसे अभी बात बताई गई कि जजपा वहां पे चुनाव लड़ रही है, तो और वहां पहले विधायक भी रह चुके हैं अजय चौटाला, और देवीलाल जी तो वहां से चुनाव ही लड़े थे, उन्होंने जो है रोहतक की सीट छोड़ दी थी और सीकर की सीट को रखा था। तो इस तरह से, और बाकी कई दृष्टियों से भी जो एक नाता हरियाणा से है, चाहे वो और बहुत सारे हमारे, आप जानते हैं, हमारे तो कई राजनेताओं के जो तीर्थ स्थल थे वो भी राजस्थान में ही हैं, विभिन्न पार्टियों के, और वो वहां जाते हैं शीश नवाने। तो अब जनता जो है, अब क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई है, तो एक सरगर्मी हमेशा रहती है, और उसको लेकर हर पार्टी अपने दृष्टि से बात करेगी। और अगर उन चुनावों के जो परिणाम होते हैं, वैसे तो देखिए हर चुनाव अलग होता है, इसलिए, लेकिन एक हम लोगों का, आप लोगों का, और नेताओं का भी, और जनता का भी, सभी लोग एक उससे सांकेतिक तौर पे तो अर्थ निकालते ही हैं। मान लीजिए अब अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आ जाती है, तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये दावा करेंगे कि जी उसका असर यहाँ होगा। आप तो एक पूरे राज्य की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अगर चंडीगढ़ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का या पंजाब यूनिवर्सिटी का भी इलेक्शन होता है, उसमें जो पार्टी जीतती है वो दावा करने लगती है कि हाँ जी यहाँ से हवा चलेगी, और वो पंजाब में भी चलेगी और इधर भी चलेगी। तो ये एक हमारा एक हमेशा वो रहता है, और लोकतंत्र में तो एक उत्सव की तरह होता है चुनाव, तो उसमें सभी लोग जैसे मेला देखने जाते हैं उस तरीके से होता है, लोगों को काम भी मिलता है, रौनक भी रहती है। तो और अपनी अपनी लोग भूमिका भी निभाते हैं। जो कार्डर बेस्ड पार्टीज हैं वो तो वैसे ही ड्यूटियां लगाती हैं, पंजाब से भी ड्यूटियां लगेंगी और हरियाणा से भी ड्यूटियां लगेंगी, पंजाब का भी एक हिस्सा है उस तरफ, तो हरियाणा जितना तो नहीं, लेकिन फिर भी। तो क्योंकि ये जो डबवाली वगैरह वाला एरिया आगे चला जाता है, जहाँ वो, वहां से पंजाब भी उतना दूर नहीं रहता, तो इसलिए एक संबंध तो है, तो उस दृष्टि से रहेगा। और बाकी तो वहां पर देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो प्रमुख दल हैं, और बारी बारी से सबको मिलती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने लिए उम्मीद कर रही होगी, और जजपा ने वहां पर जो थोड़ा बहुत एक्टिविटी करी थी, एक रैली भी करी, उसकी वजह से थोड़ा सा ये लग रहा था उस समय कि भारतीय जनता पार्टी पे दबाव डाल रहे हैं, और इसलिए कि कोई अलायंस हो वहां पर, और हरियाणा में भी कोई प्री पोल अलायंस हो। लेकिन अभी तो फिलहाल वीरेंद्र सिंह जी ने आगे आके जिस तरीके से अपनी आवाज सुनाने की कोशिश की है, उससे थोड़ा सा जजपा ही बैकफुट पे होगी शायद। तो वो बेहतर बताएंगे, क्योंकि उन्होंने तो प्री पोल अलायंस की बिल्कुल ही पंचर करने का एक कोशिश की है। तो अब हरियाणा, राजस्थान में जजपा कितने उम्मीदवार उतारती है, वहां वो भारतीय जनता को क्या उससे कोई नुकसान होता है, कोई इस तरह की बात, तो एक ये इस पे डायरेक्ट निगाह रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां ये नहीं चाहेगी कि उनका खेल बिगड़े किसी तरह से, तो राजस्थान में। तो उस पे अब देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा के जो दृष्टि से चुनाव ज्यादा एक रोचक रहेगा। बाकी सबकी ड्यूटीज तो लगती है, पहले तो नहीं आप नहीं, बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि देखिए लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो उत्सव का माहौल भी हो जाता है, दावे भी वैसे ही होते हैं जैसा आपने कहा गुरमीत जी, कि दावे करने का अधिकार भी है उनको, म्युनिसिपल में भी अगर जीत जाए तो बताया कि पूरे देश में हम जीतने वाले हैं। और कई तो ऐसी पार्टियां हैं जो क्षत्रप है, वो कहती है नहीं हमारा रोल होगा पूरे देश में। लेकिन उसके बावजूद जो दो दल है वो प्रमुख दल है जिनके बीच में सत्ता का परिवर्तन कम से कम राजस्थान में होता रहा, वो कांग्रेस और बीजेपी है। 5-5 साल आपस में वो उनके बीच में बंटवारा होता है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी जो कि पहले से ही सक्रिय, और जेजेपी जो कि अब जाकर सक्रिय हो गई है उस रैली के बाद, और अब उन्होंने फिर से आगाज कर दिया एक नई रैली के माध्यम से, तो उनकी सक्रियता का असर कितना पड़ेगा उनके लिए या दूसरों के लिए, यह सबसे मूल होगा। सत्यव्रत जी, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी, यह तो एक परंपरागत बात हो जाएगी राजस्थान के लिहाज से, लेकिन उसके बीच में दो पार्टियां भी आ गई हैं। वो कह रही हैं कि दावा हमारा भी उतना ही है, रिश्तेदारी नातेदारी हमारी भी उतनी ही है। देखिए अतुल प्रताप जी, निश्चित रूप से दावा करने में कुछ खर्च नहीं होता और न कोई परमिशन लेनी होती। ये अपनी बात अपने साथ इस लिहाज से वो जो भी कोई कहेगा उसको अच्छा है, स्वागत है। और लोकतंत्र की तो खूबी यही है कि हिंदुस्तान के कि सभी लोग चाहे किसी का कोई स्तर हो, वो चुनाव लड़ने के लिए कहीं भी स्वतंत्र है। इसलिए आम आदमी पार्टी और बाकी जो जाएंगी
लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान में जो हरियाणा के लोग जाएंगे, चाहे भाजपा की ओर से जाए चाहे राजस्थान की ओर से जाए, भाजपा के लोगों ने जिस प्रकार से वहां व्यवस्थाएं की हैं लोगों से संपर्क करने की, और कांग्रेस जिन मुद्दों के ऊपर हरियाणा में आंदोलन करती है उनका जवाब वो वहां से मांगेंगे। वो अनाज खरीदने की बात करते हैं, वो बीमा की बात करते हैं, वो एमएसपी की बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं। लेकिन राजस्थान में हमने कितनी सारी डिबेट आपके साथ की होंगी, राजस्थान का नाम लेते ही वो चुप हो जाते हैं। जब राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट वो नहीं कर पाई जो हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट ने किया, तो वो क्या लेकर जाएंगे कांग्रेस के लोग कि कांग्रेस ही तो क्या हुआ, आगे आएगी तो क्या होगा। केवल स्वप्नों की दुनिया लेकर वो जाएंगे, लेकिन वहां केवल उनके लिए एक पॉलिटिकल ट्रिप मान लीजिए, उसके अलावा वहां बैठने बात करने के लिए कोई चीज नहीं है। क्योंकि बड़ी बात आपको ये लगेगी कि राजस्थान जैसे वीरों की धरती है, उतना ही धार्मिक स्थान भी वहां बहुत है। जैसे गुरमीत जी कह रहे थे कि सालासर हो, श्याम जी हो, बाकी बालाजी महाराज हो, और आगे भी कितने भी स्थान ऐसे हैं जहां बहुत बड़ी श्रद्धा में लोग श्रद्धा से अपने इष्ट देवताओं की आराधना पूजा समर्पण के लिए जाते हैं। और पिछली सरकार ने, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 2-3 घटनाएं ऐसी की जिससे जनमानस का हिल जाना हुआ। सालासर के मंदिर का गेट गिरवा देना, वो मूर्तियों को सम्मानजनक उतारने, उन्होंने कहा कि अवैध था, हो सकता है अवैध है, हम उसके लिए नहीं कहते, लेकिन जिस प्रकार से इष्ट देवताओं की, भगवानों की मूर्तियां उसके द्वार पर थी, उनको सम्मान पूर्वक उतारना चाहिए। ऐसा अलवर में 350 साल पुराना एक मंदिर, जिसको मूर्तियां उठाने का समय भी नहीं दिया प्रशासन ने, उनको तोड़ दिया। ये इस प्रकार की अनेक घटनाएं, सब तन से जुदा ये जो घटना थी, इसने सारे देश को झकझोरा था। और कांग्रेस की सरकारों ने इस प्रकार से तुष्टीकरण के नाते इस प्रकार की हरकतों पर जो संज्ञान लेना चाहिए था, बल्कि उन लोगों को पुरस्कृत किया। तो ये जो सब चीजें, बातें बात चलेंगी चुनाव के बीच में कि कौन कहां और कैसे कैसे रहता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता चुनाव में लगे हैं, 2 बार वो हो आए और फिर 1-2 दिन में जाने की तैयारी है। तो वो सब लोग हरियाणा की व्यवस्थाएं, किस प्रकार से ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं, राजस्थान में क्या लूट खसूट और क्या क्या हुआ है, वो सब वहां की जनता जानता है। हरियाणा के कार्यकर्ता तो केवल याद दिलाने के लिए और व्यवस्थाओं में हिस्सेदारी की बात है, और बड़े बहुमत से कहते हैं कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस साथी रहती है, लेकिन इस बार अंतर आपको लगेगा कि इतने अंतर से कांग्रेस आ रही है, ये पहली बार होने वाला है। इसलिए ये बदलाव तो है, लेकिन नहीं देखिए, बदलाव का दावा आप हाँ। कर सकते हैं शास्त्री साहब, लेकिन गुरमीत जी भी सहमत है और आप खुद भी सहमत हैं, वरिष्ठ व्यक्ति आप जानते हैं, उस दावे को हम तब तक खारिज ही करते हैं और स्वीकार भी करते हैं, दोनों बात करते हैं, जब तक वो नतीजे में तब्दील नहीं होता है। अब दावा तो जेजेपी भी करेगी ना। बताइए भाई विवेक भाई, आप क्या लेकर वहां जाएंगे? इन्होंने तो बता दिया, सालासर लेकर जाएंगे, श्याम जी लेकर जाएंगे, मूर्तियों का मुद्दा उठाएंगे, कन्हैयालाल का मुद्दा उठाएंगे, एक और भी है वहां पर जो कि धार्मिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, अजमेर शरीफ, उसको शायद शास्त्री जी या तो भूल गए या उन्होंने जानबूझकर उस मुद्दे को नहीं उठाया। जेजेपी क्या लेकर जाएगी? ताऊ देवीलाल का नाम, क्योंकि ताऊ देवीलाल पर अगर आप दावा करते हैं तो उसे परिवार के तौर पर मत करिए। ताऊ देवीलाल तो सबके लिए स्वीकार्य थे, ना तो शास्त्री जी के लिए ना ही आपके लिए अलग थे, सबके लिए वो वरिष्ठ व्यक्ति थे, उनको महापुरुषों की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि उन्होंने जमीन के मुद्दों की लड़ाई राजनीति में रहकर लड़ी। तो सिर्फ उनके नाम पर जाएंगे या कुछ और लेकर जाएंगे? हम वहां पे लेके जाएंगे हमारा विजन, जो विजन हरियाणा में दुष्यंत जी ने प्रूव करके दिखाने का काम किया। और अगर आपने राजस्थान की बात की, ताऊ देवीलाल जी की बात की, ताऊ देवीलाल जी हमारे मेंटर हैं। और हम अगर बात करें आज के दिन, सीकर की धरती पे हमने रैली की, सीकर की धरती पे जो रैली हुई 25 सितंबर को, उसने बहुत से लोगों के मुंह बंद करा दिए, बहुत से लोगों को बात नहीं सूझी उस रैली के बाद। आज के दिन जो रोड शो हुआ आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का, वो भी कहीं ना कहीं लोगों का एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ और लोग बहुत
प्यार दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं दुष्यंत जी को। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ना केवल ताऊ देवीलाल जी, बल्कि मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी, वहां की जनता ने उनको 2 बार प्यार दे के विधानसभा भेजने का काम किया। हमें एक चीज का पता है कि जो विजन हम लेके चले हैं, उसी विजन के साथ राजस्थान में भी हम जितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, उन पे बहुत बढ़िया परफॉर्म करने का काम करेंगे। और दुष्यंत जी ने अपनी बाइट में एक बात कही, आपने शायद सुनी नहीं सुनी, कि चाबी का निशान होगा और मुख्यमंत्री किसान होगा। और वही बात सच होगी। राजस्थान विधानसभा का ताला जननायक जनता पार्टी की चाबी खोलने का काम करेगी आने वाले समय में। अभी तो शास्त्री जी कुछ कहेंगे, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कुछ कहेंगे, हमारे बहुत ही आदरणीय गुरमीत जी कुछ कहेंगे, पर आने वाले समय में नवरात्रों में जब हमारी लिस्ट आउट होंगी, उसके बाद जो माहौल होगा वो देखने लायक। और हम ज्यादा वो नहीं करेंगे, जो रिजल्ट होगा वो बताएगा कि किसने क्या किया और किसने क्या पाया और किसने क्या खोया। हमें तो एक चीज का पता है कि एक सोच लेके चले हैं विकास की, एक सोच लेके चले हैं युवाओं के उत्थान की, एक सोच लेके चले हैं सभी को साथ लेके चलने की। उसी सोच के आधार पे चुनाव लड़ने का काम करेंगे, उसी सोच के आधार पे विधानसभा का ताला खोलने का काम करेंगे। अच्छी बात है विवेक भाई, लेकिन आपने कहा मैंने सुना कि नहीं सुना, दुष्यंत जी ने क्या कहा। मैं सुनता सब हूं, लेकिन रिएक्ट तब करता हूं जब मुझे लगता है करना चाहिए। आपने कहा चाबी का निशान होगा और मुख्यमंत्री किसान होगा, और विजन आपका होगा। गठबंधन की सरकार यहां पर है, विजन अलग से आप लेकर वहां जाएंगे, और वहां पर जब जाएंगे तो वहां बीजेपी की तरफ से एक बड़ा नाम पहले से ही है जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, और वो किसान परिवार से नहीं है, राजघराने परिवार से है। तो फिर वो चाबी का निशान होगा और मुख्यमंत्री किसान होगा, और वहां का विजन क्या होगा वो नजारा बड़ा दिलचस्प होगा। गुरमीत जी इस पर आगे टिप्पणी करेंगे, उसके पहले मैं बालमुकुंद जी शर्मा साहब से एक टिप्पणी। बालमुकुंद जी भाई, गठबंधन की सरकार वाले अलग अलग विजन लेकर राजस्थान में जा रहे हैं आपके विजन का डाइवर्जन करने। देखिए, ये तो जो गठबंधन है, ये तो यहाँ हरियाणा में तो मजबूरी का गठबंधन है। इसको आप गठबंधन भी नहीं मान के चलो आज की डेट में, जो हरियाणा में जो चल रही है प्रदर्शन जो इनका। राजस्थान में परिदृश्य अलग है, हमारी सरकार है वहां पर, और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है इस सरकार ने। हिंदुस्तान में ये दिखाया है कि सरकारें कैसी चलाई जाती हैं, जन भावना के अनुरूप। जिस तरह से हमने राजस्थान में काम किया है, वो परिदृश्य भी, वो भी एक परिपाटी जो थी वो भी हम बदलने जा रहे हैं कि हर 5 साल में भाजपा और 5 साल में कांग्रेस वहां लगातार रिपीट करेगी। अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से काम किया है तो वो काबिले तारीफ है। और हरियाणा के जो लोग जाएंगे, जो ड्यूटियां हमारी लगी हैं, क्योंकि 44-45 विधानसभा हल्के ऐसे हैं, हिसार, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांवा और फरीदाबाद, ये हरियाणा के जो बॉर्डर लगते हैं, यहाँ 44 के आसपास विधानसभा सीटें हैं। तो ये पूरा राजस्थान का ये जो बेल्ट है हरियाणा के साथ लगती है, वह हरियाणा कांग्रेस के नेता 1-2 दिन में ड्यूटियां लग जाएंगी, उसकी लिस्ट तैयार हो रही है। तो यहाँ का जो फेलियर है हम लोगों को वो भी बताएंगे, और वहां जो अच्छे काम किए, मैं 10 ऐसे काम बता सकता हूं जो पूरे हिंदुस्तान में, मिसाल के तौर पर दूसरे मुख्यमंत्री ये कहते हैं इंदिरा रसोई योजना वहां हमने शुरू करी, 5 रुपए में पेट भर थाली। हॉस्पिटल है और जो सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर लेबर चौक है, हर जगह इंदिरा रसोई वहां करती है। पूरे हिंदुस्तान में ये एक उदाहरण पेश किया है अशोक गहलोत जी की सरकार ने, कांग्रेस ने। और जो पुरानी पेंशन हमने लागू की राजस्थान में, उनको देख करके हमारी दूसरी सरकारों ने भी अशोक गहलोत जी का अनुकरण किया है। सबसे पहले सरकार थी जिसने विधानसभा में पुरानी पेंशन को बहाल किया है, उसको फिर उसके बाद हमारी और स्टेटों ने भी बहाल किया, उसको लागू किया है। और अब पूरे देश के लिए कांग्रेस ने पूरे देश में हमने ये घोषणा की है कि हम ये जो हमारी पुरानी पेंशन की स्कीम है वो लागू करेंगे पूरे देश में, पूरे देश के स्तर पर। तो राजस्थान एक अग्रणी राज्य है, और आप किसी भी चीज को, चाहे उस स्टेट की जीडीपी को देखें या और दूसरे कामों को देखें, रोजगार के मापदंड पे देखें, कानून व्यवस्था के मापदंड पे देखें, आज राजस्थान अग्रणी स्टेट है। राजस्थान पिछले 5 साल में ही इतनी प्रोग्रेस की है जो बीजेपी शासित राज्यों ने 15 साल में भी नहीं की। तो हमारे पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है, और मैं समझता हूं दूसरी सरकारों को, भाजपा की सरकारों को भी अनुकरण करना चाहिए अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो पिछले 5 साल में काम किया। एक ऐसे स्टेट को एक उम्दा स्टेट बनाया है, जो स्टेट
पिछड़ी स्टेटों में भी गिनी जाती थी पिछले 10-15 साल पहले। तो इसलिए कांग्रेस के पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है और वहाँ खुद में सक्षम है। हम तो उनका सहारा लगाएंगे जाकर के। हमारी जो ड्यूटी बनती है, जो बाहर से ड्यूटी लगती है, चुनाव से एक दिन पहले सब लोग वापिस भी आ जाते हैं। आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो हम तो लोगों को वहाँ ये बताने के लिए जाएंगे कि आपके बगल में हम बैठे हैं और हम आपके साथ हैं और हमारी रिश्तेदारियां भी बहुत है वहाँ पर। तो जो ड्यूटी होती है, एक पड़ोसी राज्य राजस्थान है, पंजाब है, यहाँ वहाँ के कार्यकर्ता यहाँ आते हैं, हमारे कार्यकर्ता वहाँ जाते हैं। ये देश की आज़ादी के टाइम से चला हुआ भाईचारा, हमारा आपस में रिश्ते नाते हैं राजस्थान में। तो मैं समझता हूँ अच्छा है, उत्साह का माहौल है और राजस्थान में दोबारा रिपीट करेंगे। नहीं, अगर आप दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से कम व्यक्तिगत तौर पर। धन्यवाद। और रिश्तेदारी नातेदारी में कई बार धोखा हो जाता है, हर बार नहीं होता लेकिन कई बार धोखा हो जाता है और किसी के साथ भी हो सकता है बाल मुकुंद भाई, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके साथ होगा। और दूसरा, आपने कहा कि ऐतिहासिक काम आपकी सरकार ने किया है, उन्हीं ऐतिहासिक कामों में से 3-4 गिनाया था अभी शास्त्री साहब ने। और ऐतिहासिक कामों के बीच में आपने एक गिनाया कि आपने 5 रुपए वाली थाली दी है, भरपेट भोजन होता है। केंद्र सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त राशन दे दिया, आप 5 रुपया लेकर पेट भर रहे हैं, तो थोड़ा सा एज वो ले जाते हैं। अब इसको ऐतिहासिक हम कैसे कह सकते हैं। तीसरा, आपने एक और गिनाया कि जहां बीजेपी 15 साल में कुछ नहीं कर पाई, आपने 5 साल में किया। 5 साल पहले के पहले 5 साल तो आप ही थे, तो उन 15 साल में तो फिर 5 साल आपका भी हो गया, 10 साल इनका। तो दोनों से सवाल पूछा जाएगा कि क्या गजब की रिश्तेदारी नातेदारी आपने निभाई है। और विजन वाली बात जब आपने कही और गठबंधन पर आपने निशाना साधा, तो यहां के गठबंधन में आपको इतने खोट दिखते हैं, वहां पर जब सचिन पायलट बार बार खोद के मुद्दे निकाल रहे थे, वो आपको एक बार भी नहीं दिखा। क्या गजब की सरकार वहां पर चल रही थी। सचिन पायलट हमारे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता। अरे तो भाई, कार्यकर्ता आप ही के वरिष्ठ कार्यकर्ता बार बार, वरिष्ठ कार्यकर्ता ही नहीं, उनको एक पद भी दिया गया, उसके बाद भी मुद्दे उछाल रहे थे। तो यहां तो गठबंधन वालों ने अब तक कम से कम मैंने नहीं देखा कि 9 साल होने जा रहे हैं, उसमें से 4 साल इनके गठबंधन वाले थे, उसमें कोई ऐसा मुद्दा आ गया हो कि मैं देखूं कि नहीं यहां तो इनकी मजबूरी वाली गठबंधन की सरकार चल रही है। वो आपका विजन हो सकता है। गुरमीत जी, लपोलू आप वही चीजें निकल के आए। वो चीज बताई जो हिंदुस्तान में प्रथम है और सिलेंडर है पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, सिलेंडर है मुद्दा वहां पे, भूल गए थे आपने मुझे। अच्छा याद आ गया आपको सिलेंडर। और क्या है, सिलेंडर दिया, ये 5 रुपए में इंदिरा रसोई चल रही है, तो मुफ्त में दे देते हैं ना, वो राशन मुफ्त में देते हैं। आप 5 रुपए मतलब टैक्स लगाते हैं पकाने का खाना, आप थाली लगाएंगे पकाने के लिए 5 रुपए चार्ज करेंगे। मुफ्त वाले नए आए हैं, अभी मुफ्त वाले भी आ रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा, मुफ्त में भी आएंगे अभी, वो ठीक प्रवक्ता है। आम आदमी पार्टी वाले मुफ्त में पहुंच गए वहां पर, उनकी भी चिंता आपको करनी है। सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना है, जेजेपी से नहीं लड़ना है, आम आदमी पार्टी बहुत दिनों से सक्रिय वहां पर। तो वो कहेंगे कि आप 5 रुपए में दे रहे, हो सकता है वो ऐलान कर दे हम 2.5 रुपए में देंगे थाली भरपेट वाली। ना वो मुफ्त में कह देंगे, वो तो उनको कुछ लगता नहीं ना, कहीं उनको वो तो मुफ्त में भी कह सकते हैं। हम तो हमारी जवाब राजनीति में यही तो दौर आ गया है ना, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ जी, कुछ भी कह सकते हैं वाला दौर अब है, पहले शायद नहीं होता था, जिसके नाम पर जो है सारी पार्टियां और खुद वो पार्टी जिनके परिवार से ताल्लुक रखते थे ताऊ देवीलाल, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं अपने आप को आजमाने। गुरमीत जी, घूम फिर कर देखिए मुद्दे वहीं आ गए। सत्यव्रत जी ने कई ऐसे धार्मिक स्थलों का जिक्र किया जिसमें अजमेर शरीफ शायद वो भूल गए जानबूझकर, बाल मुकुंद जी ने शायद उस तरफ इंगित किया और मुफ्त का राशन या 5 रुपए वाली थाली का जिक्र किया, और फिर यह भी बताया कि सिलेंडर भी है, सिलेंडर को भी हम उसमें जोड़ ले। और विवेक चौधरी का कहना है कि वहां पर चाबी से ताला खुलेगा और किसान मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी मुद्दे बहुत अलग नहीं है, वही है, बस पार्टियां 2 नई पहुंच गई हैं। यह चैलेंज है क्या? गुरमीत जी, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए जहां तक ताले और चाबी की बात है, क्योंकि हरियाणा में उनका अनुभव सुखद रहा, वो पहली बार चुनाव लड़े और मुकद्दर का सिकंदर जिसको कहते हैं, उस तरह से उनके जो पार्टी के वो हैं मेन व्यक्ति, वो मुख्यमंत्री बन गए और बहुत सारे विभाग भी हैं उनके पास। तो अब वो नेचुरली कई बार इलेक्शन में ऐसा तो हो जाता है कि अगर 5 सीटें भी आ जाएं तो सत्ता का तुलन है वो आ जाता है हाथ में, तो वो उम्मीद वहां पर कर रहे होंगे। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया, हरियाणा में जो उनको चाबी उनकी से खुली भारतीय जनता पार्टी की रास्ता, हरियाणा में उनका एक पूरा आधार शुरू से था उस तरीके से। वो कहेंगे कि राजस्थान में भी है, हमारे अजय जी वहां से विधायक रहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो उनको भी अंदाजा होगा कि जिस तरह से हरियाणा में एक पृष्ठभूमि रही है, उस तरह की पृष्ठभूमि तो आप नहीं मान सकते राजस्थान में। तो उन्होंने कोशिश की है, अगर उनके 3-4 विधायक 5 विधायक भी जीत गए और अगर ऐसी कोई बात होती है, वैसे देखिए आजकल लगभग सारे राज्यों में, हरियाणा में तो वो मिल गया,
कांटे की टक्कर बोलते बोलते भी ज्यादातर जो मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से क्लियर मेजोरिटी आ जाती है एंड में। बहुत कम ऐसे को, वो जो पहले वाला माहौल था वो थोड़ा कम हो गया एंड में। पार्टी चाहे आप हिमाचल देख लीजिए, चाहे कर्नाटक देख लीजिए, या और राज्यों में भी। तो लेकिन नो डाउट वो उम्मीद कर सकते हैं कि जो सत्ता की चाबी है या इस तरह का कुछ दोनों में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। आपको याद होगा पहले भी बहुत कांटे की टक्कर थी। छत्तीसगढ़ अगर हटा दें तो जो पिछला चुनाव था तो उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान बिल्कुल। दोनों में बहुत कांटे की टक्कर थी। तो अब उस तरह की कांटे की टक्कर में तो कई बार अगर 4-5 सीट भी आ गई, 3-4 सीट भी आ गई, और 1-2 भी आ गई, तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती। कई बार ऐसा समीकरण बन जाता है, लेकिन उसके लिए फिर उस किस्मत की जरूरत होगी काफी। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। देखिए, वो अपना अपना पक्ष कमजोरी का तो नहीं बोलेंगे। राजस्थान में क्या हुआ, यहाँ तो अशोक गहलोत तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रहे कई महीने, और फिर बाद में जो है खड़गे जी का नंबर लग गया। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, अनाउंस हो गया था, सब कुछ हो गया था, आप जानते ही हैं। और सचिन जी और उनके बीच में जो इक्वेशन चली हुई है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा कांग्रेस को बहुत बार वहां पे फजीहत झेलनी पड़ी। और भारतीय जनता पार्टी में अगर आप पिछले दिनों में देख रहे होंगे तो अभी जो टिकटों का बंटवारा वगैरह हुआ है, उसको लेके फिलहाल खबरें काफी आ रही है असंतोष की और इस तरह की। और मुख्यमंत्री के दावेदार को लेकर भी वहाँ उस तरह की क्लैरिटी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई बड़े जो एमपीज हैं वो भी वहाँ चुनाव में उतारे हैं। तो इसलिए कोई भी पार्टी अगर ये कहे कि हम चैन की बंसरी बजा रहे हैं वहां पे और बिल्कुल क्लियर है, वो चैन की बंसरी तो अभी फिलहाल किस्मत ने मोदी जी को ज्यादा दे रखी है कि जिस तरीके से उनके दांव तो बैठ जाते हैं ठीक जहां भी वो चलाते हैं। बट जो प्रदेश स्तर पे तो समस्याएं हैं। और जो बातें देखिए, ये बात तो जो अब बाल मुकुंद जी कह रहे हैं, ये कामों वाली, ये कामों की सूची तो कोई सरकार हो, जब हुड्डा साहब की सरकार 2014 में गई, उनकी भी ये था कि हमने प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है। बिल्कुल। तो ये बातों का तो बहुत ज्यादा देखिए, आप चुनाव किस तरह से लड़ते हैं, आपकी पार्टी कितनी यूनाइटेड है, आप टिकटें किस तरह से बांटते हैं, क्या कोई ऐसा मुद्दा है जिसकी हवा बनी हुई है। तो जैसे मान लीजिए पुलवामा हो गया था पहले, तो उस तरह का कोई ऐसा मुद्दा है क्या, या इस तरह से अगर कोई बात। तो चुनाव लोकल लेवल पे जो इक्वेशंस होती हैं, बागी कितना खेल बिगाड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इन चीजों पे लड़ा जाता है। काश ऐसा हो कि कामों पे चुनाव लड़ा जाए, लेकिन चुनाव ज्यादा परसेप्शन और माहौल से जीते जाते हैं हमारे यहाँ। तो उसमें ये जो सूचियां होती हैं ये उतना काम नहीं देती। वो तो पब्लिक रिलेशन की मशीनरी जो है वो वैसे ही हर सरकार को, हर राज्य सरकार को ये दिखाती है कि उसके जैसा काम पहले ना हुआ ना आगे होगा। तो इसलिए उसका नहीं है, मेन बात है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, आप इलेक्शन को संभालते किस तरह से हैं, आपके संसाधन कितने हैं। आप जानते हैं कांग्रेस के पास आजकल ये भी समस्या रहती है, वहां तो चलिए वो सरकार में, पर कई जगह ये बातें ऑफ रिकॉर्ड कही जाती हैं कि इतने साल सत्ता से बाहर हैं, तो आजकल के ज़माने में चुनाव लड़ने की अपनी कई तरह की ज़रूरतें हैं। तो इसलिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें भी डिपेंड, इन सब चीज़ों पर भी जो नतीजा आएगा वो निर्भर करेगा। और राज्यों में जैसे स्वाभाविक सी बात है, कहने को बहुत सारी बात होती है, और विकास का आपने जैसा जिक्र किया, आपने भी कई जगह उदाहरण दिया, खुद हरियाणा का उदाहरण दिया। हम हरियाणा के हिसाब से चर्चा करते हुए राजस्थान के रण की बात कर रहे हैं, तो तमाम जगहों पर हमने देखा कि विकास के काम बहुत सारे नेताओं ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, सरकार में रहते हुए किए, लेकिन फिर चुनाव वैसे नहीं लड़ पाए, जैसा कि हमने केंद्र में भी उदाहरण देखा और प्रदेशों में भी देखा है। सत्यव्रत जी, अब आपके अलग जो विजन है उससे अलग विजन होगा विवेक चौधरी का, क्योंकि वो अलग दल के तौर पर वहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, 20-25 जितनी भी सीटों पर वो दावा करेंगे, वहां पर उनका क्या नतीजा आएगा वो हो सकता है कि आपको भी प्रभावित करे या उनके लिए भी कोई विकल्प नया खड़ा करे। लेकिन जो मूलतः आप लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस से, वहां पर उनकी अंदरूनी जो कलह है उसका फायदा लेंगे, अपनी अंदरूनी कलह है उससे भरपाई करेंगे, या कोई और रणनीति है? क्योंकि विकास की बातें, श्याम जी का मुद्दा, सालासर का मुद्दा, वो कहेंगे अजमेर शरीफ का मुद्दा, ये सब तो चलता रहता है। देखिए अतुल प्रताप जी, विषय गुरमीत जी कह रहे थे कि दोनों बातें, मुद्दे और मैनेजमेंट और फिर बगावत, 3 ऐसे फैक्टर हैं जो चुनाव को कहीं से लेकर कहीं तक पहुंचा देते हैं। और इन तीनों मुद्दों के ऊपर बात करेंगे तो पहली बात कि मुद्दे क्या, हवा क्या, किस रुख की है। तो हवा कांग्रेस के विरोध की है, और कांग्रेस ने जिस प्रकार से तुष्टीकरण के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर
चाहे पेपर लीक की बात हो, किस प्रकार की वो, और जो इंटरनल इनका सिस्टम है जिसमें उसमें फूट और फूट के कारण से जो बाकी को खुली लूट का जो एक प्रसाद बटा, उससे आम व्यक्ति ये मानता है कि कांग्रेस की इससे ज्यादा भ्रष्ट और हल्की सरकार पहले कभी नहीं रही। वो चाहे उनकी मजबूरी रहो, क्या वो विषय जनता नहीं मानती, जनता तो देखती है। तो वो जो टूट फूट है उसके मैनेजमेंट या मैनेजर्स कांग्रेस के पास नहीं है। क्यों नहीं है? कि नेतृत्व तो कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी तराजू पर यदि अपने आप को तोल कर देखेंगे आप, तो भारतीय जनता पार्टी के पास मैनेजर्स की कमी नहीं। अनेक प्रकार के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाला व्यक्ति को मैनेज कोई नहीं कर सकता, ऐसा वहां एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी नेता नहीं है, और एक भी ऐसा ऊपर का कोई सिस्टम नहीं है कि उसके आधार पर कुछ नहीं है या वो किसी की नहीं मान सकता। तो हमारे यहाँ बगावत शून्य होती है। बहुत रियर से रियर चांस में बगावत के लिए कोई मैदान में आएगा, और आएगा तो समय के साथ उसको मना लिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की बात है। तीसरी बात मैनेजमेंट की, कांग्रेस की सूची अभी तैयार होनी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जिनकी ड्यूटी लगी वो 2 बार का दौरा करके आ चुके हैं, वो व्यवस्थाओं को समझ चुके हैं, वहां व्यवस्थाएं खड़ी की जा चुकी हैं। तो हम मैनेजमेंट में, हम बगावत के रोक में, और फिर हमारे जहां जो गुटबाजी का जो कांग्रेस के अंदर था, किस प्रकार से उनकी सरकार जाते जाते बची, हमारे यहाँ वो नेतृत्व का संकट नहीं है। बीच मिल बैठकर जो निर्णय कर देंगे वो मान लेंगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो। भारतीय जनता पार्टी का कम से कम नेतृत्व तो दिग्भ्रमित नहीं है, वो उसके पास एक विजन है, एक मिशन है, और क्या करना है उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट चीजें हैं। वो आपो में एक शब्द कांग्रेस में आजकल चल रहा है अतुल प्रताप जी, जन भावनाएं, और मैं इसमें बिल्कुल एक विपरीत मत रखता हूं। जन भावनाएं बना रहे हो या जन भावनाओं के अनुसार चल रहे हो, ये 2 बातें अलग अलग हैं। जन भावनाएं तैयार की जाती है हमें क्या करना है, और वो भारतीय जनता पार्टी जानती है। 2 से आज पूर्ण सत्ता के केंद्र की बहुमत की सरकार जन भावनाओं से नहीं, जन भावनाओं को बनाते, जन भावनाओं को तैयार करते हुए। और कांग्रेस क्या कहती है कि जैसा लोग सोचे वैसा बोलने लग जाओ, और जैसा लोग बोलने लग जाएं वैसा यदि आप करने लग जाएं तो आप कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे कि एक स्टीयरिंग के ऊपर 50 लोग अपनी सलाह और अपने जब वो कंट्रोल रखेंगे तो वो गाड़ी कहां जाएगी, वो अंदाजा लगा सकते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि नेतृत्व विहीन कांग्रेस जवाब ले लेता हूं, समय उसकी थोड़ा कम अपने है। विजन और मिशन नहीं है, इसलिए उसको विजन देखिए लगता जेजेपी है के पास है, वो भी है चुनाव में, वो आपसे लड़ेंगे वहां पर विजन के साथ। बालमुकुंद जी काउंटर करिए। भाई शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने वहां पर किया है उसको आप ऐतिहासिक मान सकते हैं, उनकी नजर में सबसे खराब है उस व्यक्ति के जरिए जिसके पास नेतृत्व था और जिनको राजनीति का जादूगर कहा जाता है, यानी अशोक गहलोत का मैं जिक्र कर रहा हूं। उनके नेतृत्व में आपकी सबसे खराब सरकार थी, इसलिए इनके बहुत आसान है। बालमुकुंद जी बोलिए। शर्मा साहब चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। विवेक चौधरी देखिए, आप विजन के साथ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट के साथ आपकी गठबंधन वाले लोग भी वहां पर रहेंगे, मिलके मैनेज करेंगे या कुछ सीटें काटकर वहां पर भी गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी मांग लेंगे? अतुल जी, मैंने एक चीज कही कि नवरात्रे की शुरुआत होगी और माता रानी के आशीर्वाद से जब हमारी लिस्ट आउट होगी उसके बाद सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। आपने कहा विजन के साथ, हम जरूर एक विजन के साथ चल रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को, वो बात कर रहे थे लिस्ट। अरे अपना हरियाणा में तो संगठन बना नहीं पाए, वहां की लिस्ट बनाएंगे। जननायक जनता पार्टी की आज से 2 महीने पहले एक कार्यकर्ता की वहां पे ड्यूटी लग चुकी है और वो काम भी कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। और आज ये बात कर रहे हैं कि हमने ऐसे किया, काम किया, क्या किया। इन्होंने किया, जरूर किया। विधायकों को होटलों की सैर कराई, 5 स्टार होटलों की सैर कराई। किस तरह कभी गिर गई, कभी बच गई, कभी गिर गई, कभी बच गई, तमाम न्यूज चैनलों ने दिखाया। वही तमाशा अब दोबारा राजस्थान नहीं देखना चाहता। राजस्थान चाहता है एक स्थिर सरकार, राजस्थान चाहता है
उसका विकास। आज के दिन ये कुछ कहे जाए, ये हरियाणा में इनके सीएलपी लीडर कुछ कहते हैं, इनकी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुछ कहती है, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कुछ कहते हैं, और जो प्रदेश प्रभारी बनाए हुए हैं वो कुछ कहते हैं। ये बातें सिर्फ करना जानते हैं, इनके पास कोई और बात नहीं है। आज वहां की लिस्ट की बारी बारी बात कर रहे हैं। आप ये तो बताइए, हरियाणा में लिस्ट जो उदयभान जी कहते थे कि 3 महीने में आ जाएगी, 3 महीने में आ जाएगी, वो लिस्ट आज तक क्यों नहीं आ पाई? हरियाणा में ऐसी क्या दिक्कत आने पड़ी कि वो लिस्ट नहीं आ पाई? जो काम इनका हरियाणा में है वही काम इनका राजस्थान में है। राजस्थान में भी वही चल रहा है लठमलठ, और हरियाणा में भी। अब एक नया सोचा आपने ही सुनाने का काम किया, तमाम न्यूज चैनलों ने दिखाने का काम किया, हरियाणा में छोड़ दिया 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। अरे मैं अतुल जी, एक छोटी सी कहावत मेरे याद आती है देहात की, अगर आपकी परमिशन हो तो 2 बहुत जल्दी से विवेक भाई, बहुत जल्दी से, समय की थोड़ी पाबंदी। एक किसान था, उसकी भैंस बीमार हो गई थी। वो भैंस बीमार होगी तो वो खेड़ा देवता के पास गया, है खेड़ा महाराज मेरी भैंस सही कर दो, एक थन का दूध आपके पास चढ़ाऊंगा। उसके बाद वो माता रानी के मंदिर में चले गया, वहां जाके भी उसने सेम बात कही। फिर हनुमान जी के मंदिर में चले गया, वहां जाके भी सेम बात कही। फिर गोगा मेडी पे चले गया, वहां जाके भी सेम बात कही। तो उसके साथ खड़ा उसका बेटा था, वो कहने लगा बाबू चारों के चारों थन तो दे दिए, मैं सही हो ना हो अपने के फर्क पड़ा। तो उसके बाप ने एक जवाब दिया कि बेटा कोई बात नहीं, देवी देवता तो मैं आपको टका लूंगा, एक बार तो मैच तो सही होने दे। वही काम भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा में कर रहे हैं, 4 डिप्टी सीएम बनाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। ठीक है बालमुकुंद जी, कुछ नहीं है, बालमुकुंद जी बहुत जल्दी से छोटा सा काउंटर। देखिए उदाहरण भी है, आपके ऊपर प्रहार भी है, आपकी खुद की जो पार्टी के अंदर की वहां का बगावत थी पार्टी के नेताओं के बीच, वो भी अपने आप में मुद्दा होगा। चुनौती बड़ी है, परंपरागत जो परिवर्तन है उसको बदलना इतना आसान नहीं है। हो सकता है आसान हो पर इतना नहीं है। बालमुकुंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही बोलिए। मैं कहता हूँ जब हम सत्ता में हैं तो शासन की जिम्मेवारी हमारी, जिम्मेवारी ज्यादा होती है सरकार में आना, और अच्छा शासन हमने किया है। ये जो 10 के तो हमारे भाई करते हैं, ये तो वहाँ एक आविष्कार या प्रयोग कुछ भी कह रहे इनको, ये तो करने के लिए दबाव को लगता है। यहाँ बीजेपी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वहाँ जाकर की करेंगे। इसका तो जमीनी सदर कुछ नहीं है ना। तो विधायक बने एक बार विधायक बन जाए, एक बार एमपी बन जाए, उसके बाद ये इस तरीके से जो राजनीतिक आवाज पैदा कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहते हैं लड़ने का राजस्थान से दोबारा चलिए ठीक है बालमुकुंद भाई, मैं रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, समय थोड़ा कम है और टेक्निकल कुछ आवाज भी आपकी दिक्कत नहीं कर रही है। चलिए बहुत शुक्रिया सतवत जी आपका, विवेक जी आपका, बालमुकुंद भाई आपका और गुरमीत जी आपका। तो मौजूदा दौर में हरियाणा में सरगर्मी राजस्थान के चुनाव की वजह से बढ़ गई है, और चूंकि रिश्तेदारी नातेदारी का जब हवाला दिया जाता है तो ड्यूटी लगनी ही है, और वैसे भी राजनीति में चुनाव में ड्यूटी लगती है पार्टियों की, उनके नेताओं की, मंत्रियों की, सांसदों की, विधायकों की। अब यहां पर उसका परिणाम क्या आएगा इसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पार्टियां जो कि हमेशा से सत्ता का आपस में परिवर्तन करती रहती थी, अब उनके बीच में 2 और पार्टियां, एक जो कि गठबंधन वाली सरकार के साथ है हरियाणा में, और दूसरी जो कि कहीं और है लेकिन वहां राजस्थान में भी अपना एक दावा पुख्ता करना चाहती है। नमस्कार।